गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। 8 अप्रैल को खत्म होगा सत्र का दूसरा चरण। लोकसभा में दिखेगी बीजेपी की जीत की झलक। बीजेपी सांसद मेज थपथपाकर पीएम मोदी को 4 राज्यों में जीत की बधाई देंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष की कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती विपक्ष के लिए अहम मुद्दा। यूक्रेन मामले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। रेस्क्यू ऑपरेशन का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर बजट सत्र के दौरान यूक्रेन युद्ध और ऑपरेशन गंगा को लेकर संसद में बयान देंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। पीएम से मुलाकात पर बोले योगी, कहा पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार हैं। पीएम से करीब 90 मिनट चली योगी की मुलाकात। यूपी कैबिनेट के नामों पर चर्चा हुई। योगी ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री का चुनावी दौरे को लेकर धन्यवाद दिया। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। यूपी में जीत के बाद पहली मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। आरती से हुआ योगी आदित्यनाथ का स्वागत। दिल्ली में आज संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आज सांसद के पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान। आज रात दिल्ली पहुंच रहे हैं भगवंत मान। 17 मार्च को होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। अमृतसर के 16 नगर निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल। इनमें ज्यादातर पार्षद कांग्रेस के। अरविंद केजरीवाल की विधायकों को चेतावनी। पंजाब में कोई मंत्री एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधे जेल भेजेंगे। आज गुजरात के 7 जिलों में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। पंजाब में जीत का जश्न मनाएगी पार्टी। 15 मार्च को शपथ लेंगे गोवा के नवनिर्वाचित विधायक। बीजेपी गोवा में सरकार का गठन करेगी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व को हरी झंडी। कहा पार्टी आगामी चुनाव में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। हार को भुलाने के लिए कांग्रेस पार्टी आयोजित करेगी चिंतन शिविर। आगामी 2022 और 2023 की रणनीति पर होगी चर्चा। इसी महीने हो सकती है कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक। पार्टी नेताओं ने राहुल से मौजूद रहने की अपील की है। कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा उम्मीद नहीं थी कि पार्टी का प्रदर्शन इतना बुरा होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा सोनिया गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों के इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन हम सभी ने खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी और भविष्य में भी वही निर्णय लेंगी। बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सलमान अनीस का बयान। कहा कोई एक व्यक्ति कांग्रेस की किस्मत नहीं बदल सकता। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा 2 साल से संगठन में सुधार की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक के बाद अशोक गहलोत ने कहा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, इससे पार्टी एकजुट रहेगी। ममता बनर्जी के तंज पर कांग्रेस ने पेश किए आंकड़े। शशि थरूर ने कहा बीजेपी के बाद हम अभी भी दूसरे नंबर पर। मुलायम सिंह यादव ने कहा अखिलेश तुम बहुत अच्छा लड़े, बहुत बहुत बधाई। एमसीडी चुनाव में देरी के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक। कई मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक में लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा करेगा। शहीद स्मारक की योजना पर भी बातचीत संभव।
कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस बोली पंडित तो 400 ही मरे, मुस्लिम 15,000 मारे गए। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर अमित मालवीय का जवाब, कांग्रेस के समय पर हिंदुओं के नरसंहार को छिपा दिया गया था। जयपुर में बोली स्मृति ईरानी, नक्सलियों के पास अघोषित अथाह धन, लेकिन 5 साल में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे ये लोग। यूक्रेन और रूस के बीच आज या कल में हो सकती है बैठक, यूक्रेन सरकार ने ये जानकारी दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन में 180 विदेशी लड़ाकों को मार गिराया। रूस के हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। ओडिशा के नागरिक रूसी सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ओडिशा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कीव शहर से घायलों को, मृत लोगों को निकालने का सिलसिला जारी। रूस कीव पर लगातार बमबारी कर रहा है। रूस ने जारी किया नया वीडियो, अपनी सेना को राजधानी कीव की ओर बढ़ता दिखाया। चेरनीव के गैर रिहायशी इलाके से हटाई गई अनएक्सप्लोडेड मिसाइल, यूक्रेन ने वीडियो जारी किया। चेरनीव पर जारी है रूस की बमबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर। कीव में फूड डिपो पर रूस का हमले में फूड डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुके शहर इरपिन में अब भी फंसे हैं 10,000 से ज्यादा लोग, इरपिन के मेयर ने दावा किया है। युद्धग्रस्त मारियापोल में अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत, मारियापोल के मेयर का दावा। मारियापोल में फंसे हैं तुर्की के कई नागरिक, अपनी सरकार से खुद को रेस्क्यू करने की गुहार लगाई। कीव पर रूस के बड़े हमले की तैयारी, यूक्रेनी सैनिकों ने खुद को हमले से निपटने के लिए तैयार किया। सैन्य अस्पताल पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाया। कीव के ब्रोवरी अस्पताल में चल रहा है कई घायलों का इलाज। रूस के हमले में घायल हुए हैं 80% लोग। लवीव शहर में ओपेरा सिंगर्स ने यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया, देश के साथ अपने समर्थन को दोहराया। चीन के वित्त मंत्री का दावा, पश्चिमी देश चीन पर युआन तक रूस की पहुंच को सीमित करने का दबाव बना रहे हैं। पोप की रूस से युद्ध रोकने की अपील, कहा इससे पहले कि शहर कब्रिस्तान बन जाए, युद्ध को रोका जाए। मोल्दोवा के चिशिनाउ कैथेड्रल में आयोजित हुई प्रार्थना सभा, लोगों ने यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए प्रार्थना की। ब्रिटेन सरकार का ऐलान, यूक्रेन के शरणार्थियों को अपने घरों में आश्रय देने वाले परिवारों को 350 पाउंड देगी। भारत सरकार ने यूक्रेन से अपना दूतावास अस्थायी तौर पर हटा लिया है। भारतीय दूतावास को अब पोलैंड में शिफ्ट किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का शराबबंदी अभियान, उमा भारती ने शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की। 5 जुलाई से महिला कैडेट्स की भर्ती, RIMC की तैयारी पूरी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यह जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधिमंडल ने आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। आगरा के मेयर नवीन जैन ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन लॉन्च, 800 किलोमीटर तक मार सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। मॉर्गन स्टैनली ने घटाया भारत का GDP ग्रोथ रेट अनुमान, 2022-23 में 7.9% रह सकती है विकास दर। सरकार को 12 मई तक लाना होगा LIC का IPO, नहीं तो फिर से दाखिल करने होंगे कागजात। केंद्रीय EPFO ट्रस्टी बोर्ड के कर्मचारी प्रतिनिधियों की सरकार से मांग, EPF पर ब्याज दर को वापस से 8.5% करने की मांग। प्रतिनिधियों का कहना है कि ब्याज दरों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेगा। वृद्धावस्था में PF संचय द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा को चिंता जताई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का दावा, भारत ने 6G पर काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत पर फैसला आज, कड़कड़डुमा कोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। उमर खालिद के वकील ने अदालत में कहा, अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने का यह मतलब नहीं कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिक है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 4 सक्रिय आतंकी गिरफ्तार, जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे चारों आतंकी।
सीआरपीएफ जवान मुख्तार अहमद का अंतिम संस्कार शोपिया में किया गया। आतंकवादियों ने मुख्तार को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी। 24 परगना में टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मारी। झालदा में कांग्रेस केस पार्षद तपन कुंदू की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली। भोपाल में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठन जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इंदौर में सामने आए युवक की पिटाई का मामला। एक एएसआई और 2 पुलिस आरक्षक सस्पेंड। बिहार के गया में एक युवक ने 2 महिलाओं का बेरहमी से मर्डर कर दिया। महिलाओं ने छेड़छाड़ का विरोध किया था। लुधियाना एसटीएफ ने 2.5 किलो हेरोइन से 4 आरोपियों को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की। ओडिशा के ब्रह्मपुर में पुलिस ने एक गाड़ी से 56 किलो गांजा बरामद किया। 2 तस्करों को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने एक ड्रग पैडलर से 6.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त की, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन पर यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा। आरपीएफ सिपाही ने बचाई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 132 मामले सामने आए हैं। 1 की मौत की खबर है। मिसाइल मामले पर पाक पीएम इमरान खान की धमकी। मिसाइल गिरने पर भारत को जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। एयरबेल मिसाइल हमले में टीवी स्टेशन क्षतिग्रस्त। ईरान ने ली हमले की जिम्मेदारी। इराकी विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया। ईरानी क्रांतिकारी गार्ड ने ली थी एयरबेल मामले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के मंत्री गुलाम सरवर बनना चाहते हैं। सुसाइड बॉम्बर। एक संबोधन के दौरान इच्छा जताई। बीजिंग 2022 पैरालंपिक विंटर गेम्स का समापन हुआ। रंगारंग कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लोग। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन है। क्लीन स्वीप करने की दहलीज पर है टीम इंडिया। भारत की दूसरी पारी में अर्धशतक से चूके रोहित शर्मा 46 रन बनाकर धनंजय डी सिल्वा की गेंद पर एंजल मैथ्यूज को कैच थमा बैठे। दूसरी पारी में नहीं चला विराट का बल्ला। जय विक्रमा ने विराट कोहली को 13 रन पर अपना शिकार बनाया। भारत श्रीलंका मैच के दौरान मैदान में घुसे दर्शक। एक दर्शक ने विराट के साथ तस्वीर ली। पहली पारी में 109 रन पर ऑल आउट हुए श्रीलंकाई टीम। दूसरे दिन 27 मिनट में ऑल आउट हुई पूरी टीम। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी है दूसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी शतक से चूके। रावलपिंडी में उस्मान ख्वाजा ने खेली 160 रनों की पारी। पारी में 15 चौके और 1 छक्के लगाए। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 141 रनों से रौंदा। दर्ज की लगातार तीसरी जीत। झारखंड के 17 साल के बल्लेबाज कुमार कुशागर ने तोड़ा जावेद मियांदाद का 47 साल पुराना रिकॉर्ड। 266 रन की पारी खेलकर इतिहास रचा। मध्य प्रदेश में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स हुई टैक्स फ्री। सीएम शिवराज ने ऐलान किया। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सीएम ठाकरे को पत्र लिखा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री करने का अनुरोध। जयपुर में द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता जय के नारे लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने सोशल मीडिया तंज पर जवाब दिया। कहा, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास काम नहीं है। फेमस अभिनेत्री रूपा दत्ता पॉकेटमारी के आरोप में गिरफ्तार। तलाशी में बैग में मिली मोटी रकम। आपने देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देख ली, लेकिन अब वक्त हो चला हमारे स्पेशल न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम 1 मिनट के भीतर आपको तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ कराते हैं। पहली खबर योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आज भी दिल्ली में है, जहां वो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी पहले दिन के दौरे पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिले हैं। 1 मिनट के भीतर उनका आज का कार्यक्रम समझिए। यूपी में बीजेपी सरकार का चेहरा कैसा हो और कब शपथ समारोह हो, इसे लेकर लगभग सभी बातें फाइनल हो चुकी हैं।
ये सारी डिटेल आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सीएम योगी के दिल्ली के दूसरे दिन यानी आज उनका क्या प्रोग्राम है उसे जान लेते हैं। सीएम योगी आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम योगी अपने दिल्ली दौरे के पहले दिन पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की 90 मिनट तक मुलाकात हुई। इस दौरान उन्हें शपथ समारोह में आने का न्योता देने के साथ सरकार के रूप रंग पर भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 50 के करीब मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई है, जिसमें कुछ पुराने हारे हुए मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। तो वहीं कुछ नए चेहरों पर भी पार्टी दांव लगाएगी। सरकार के नए रंग रूप को लेकर सीएम योगी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जहां आज जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश होगा। वहीं बजट में इस सत्र में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र के शुरुआत में जहां बीजेपी सांसद मेज थपथपाकर पीएम मोदी के 4 राज्यों में जीत के लिए बधाई देंगे, तो वहीं बजट सत्र के इस हिस्से में कई बिल भी पारित किए जा सकते हैं। आज के बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी और सदन में इस पर दोपहर बाद की कार्रवाई के दौरान चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक को भी सदन में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण 8 अप्रैल को खत्म होगा। वहीं पहले चरण की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी और 11 फरवरी को पहला चरण खत्म हुआ था। और 5 राज्यों में चुनावी हार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल एक अहम बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश तो की, लेकिन पार्टी के नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया। वजह क्या थी, पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार को लेकर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने वर्किंग कमेटी के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा कि अगर आपको गांधी परिवार और मेरे नेतृत्व पर शक है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सोनिया के इस बयान पर वर्किंग कमेटी सन्न रह गई और फिर सभी ने सोनिया के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि आपका नेतृत्व हम सभी को मंजूर है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये तय हुआ कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी। वहीं वर्किंग कमेटी में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के लिए आसानी से सुलभ हो, उनकी सभी नेताओं के लिए मौजूदगी हो। कांग्रेस के भविष्य की राजनीति और रणनीति तैयार करने के लिए इसी महीने में एक बार और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसके अलावा हार पर मंथन के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में चिंतन शिविर भी आयोजित करेगा, जो राजस्थान या छत्तीसगढ़ में हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि 2 साल से वो संगठन में सुधार के लिए बोल रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अब CWC की बैठक के बाद उम्मीद है कि पार्टी संगठन में नई जान फूंकी जाएगी। और संयुक्त किसान मोर्चा आज एक बार फिर बड़ी बैठक करने जा रहा है, जिसमें सरकार से मिले आश्वासन पत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही MSP गारंटी के मसले पर भी बातचीत हो सकती है। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से बैठक करने जा रहा है। आज दिल्ली में होने वाली बैठक में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर चर्चा होगी। वहीं कई मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा अपनी रणनीति तय करेगा। नवंबर 2021 में किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसान संगठनों की ये दूसरी समीक्षा बैठक है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज होने वाली बैठक में तकरीबन 100 के आसपास किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आज होने वाली बैठक में सरकार के आश्वासन पत्र के अलावा लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई प्रगति, MSP के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना, संयुक्त किसान मोर्चा का विधान संगठन शहीद स्मारक की योजना और पंजाब चुनाव में भाग लेने वाले संगठनों के बारे में किए गए फैसले की समीक्षा की जाएगी। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा यह चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग वाली लड़ाई और तेज की जाए।
और दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने को लेकर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करेगी। आपका आरोप है कि बीजेपी और केंद्र जानबूझकर एमसीडी चुनाव टालने में जुटे हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जानबूझकर दिल्ली चुनाव आयोग को डरा धमकाकर चुनाव में देरी करा रही है। इसके लिए उसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, दिल्ली के सभी लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर इकट्ठा होंगे और वहां से फिर बीजेपी के दफ्तर का घेराव करेंगे। आपके आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एमसीडी के एकीकरण से दिल्ली को फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का भला नहीं चाहते हैं। दरअसल केंद्र दिल्ली में अलग अलग एमसीडी को एक करना चाहती है, तो वहीं आप इसे लेकर चुनाव टालने का आरोप लगा रही है। और भगवंत मान अपने सांसद पद से आज इस्तीफा देंगे, जिसके बाद वो 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वहीं 17 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले आज भगवंत मान अपने सांसद पद से इस्तीफा देंगे। भगवंत मान आज लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेने के बाद 17 मार्च को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। पंजाब के बजट सत्र में ही प्रोटेम स्पीकर का ऐलान होगा। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रचंड जीत के बाद दूसरी पार्टियों के नेता और जनप्रतिनिधियों का आप में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमृतसर में 16 नगर निगम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इसमें ज्यादातर पार्षद कांग्रेस के हैं। वहीं पंजाब जीत को दूसरे राज्यों में भी भुनाने में आम आदमी पार्टी जुट गई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी आज 7 जिलों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। दरअसल गुजरात में भी इसी साल चुनाव है और आम आदमी पार्टी अभी से माहौल बनाने में जुट गई है। और फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि वहां कश्मीरी पंडितों से ज्यादा मुस्लिम मरे, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए केरल कांग्रेस को सच का आईना दिखाया है। पूरी खबर क्या है 1 मिनट के भीतर देखिए। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी पर केरल कांग्रेस के ट्वीट ने सियासी बवाल मचा दिया है। केरल कांग्रेस ने फिल्म की आलोचना वाले ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुस्लिमों की रही है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य ये है कि पिछले 17 सालों में 1990 से लेकर 2007 में हुए आतंकी हमले में करीब 400 पंडित मारे गए हैं और इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस की ओर से किए गए इस ट्वीट पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस के समय पर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को छिपा दिया गया और आधिकारिक तौर पर उस नरसंहार को कभी माना नहीं, लेकिन अब कांग्रेस इस पर क्यों छाती पीट रही है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई है, जिसे विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनाया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इसे टैक्स फ्री तक कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में खुलेआम 2 पार्षदों की हत्या से सनसनी फैल गई, जिसमें से एक टीएमसी पार्षद को उस वक्त गोली मारी गई जब वो स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। पूरा मामला क्या है 1 मिनट के भीतर समझिए। पश्चिम बंगाल से सामने आए हत्या के इस वीडियो ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। वारदात उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी की है। जिस शख्स को गोली मारी गई वो कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि टीएमसी का पार्षद अनुपम दत्ता है, जो हाल ही में पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से पार्षद निर्वाचित हुए थे। बदमाशों ने अनुपम दत्ता को उस वक्त गोली मार दी जब वो एक शख्स की स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब टीएमसी पार्षद स्कूटी में बैठे थे तभी नीली शर्ट पहना एक शख्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और नजदीक जाकर पिस्टल निकाल लिया। अनुपम दत्ता को समझ पाते उससे पहले ही नीली शर्ट पहने बदमाश ने उनके सिर में सटाकर गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। टीएमसी पार्षद को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं हालदा इलाके में भी 4 बार से कांग्रेस पार्षद रहे
तपन कंडू को अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो शाम की सैर के लिए निकले थे। दोनों ही वारदातों को लेकर दोनों इलाकों में तनाव का माहौल है। इन हत्याओं को राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग का आज 19वां दिन है। इस जंग में एक अमेरिकी पत्रकार की भी मौत हो गई। वहीं रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर एयर स्ट्राइक की है। क्या है वहां की ताजा तस्वीर, क्या है ताजा अपडेट, 1 मिनट के भीतर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन रूस में छिड़ी जंग का आज 19वां दिन है। ये जंग हर दिन विध्वंसक और विस्फोटक होती जा रही है। इस बीच जंग के दौरान राजधानी कीव के पास इरपिन में रूसी गोलाबारी में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई। 51 वर्षीय पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड की गोलीबारी में उस वक्त मौत हुई जब वो सीमा पार करने जा रहे शरणार्थियों पर फिल्म बनाने निकले थे। वहीं यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है, जहां 35 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना फास्फोरस बमों से हमला कर रही है, जिससे तबाही बढ़ती जा रही है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेन के एक और मेयर को किडनैप कर लिया है। उधर रूस ने भी यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने विदेशी लड़ाकों को मैदान में उतारा है। रूस ने बयान जारी कर कहा है कि रूसी सेना के अटैक में यूक्रेन के लाए गए भाड़े के 180 विदेशी लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत हो सकती है। अभी 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका है। और भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। इसके विकसित होने से क्या क्या फायदा होगा भारत को, इस 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय वायुसेना की ताकत में एक और बढ़ोतरी होने वाली है। उसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस का नया वेरिएंट मिलने वाला है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का हवा से जमीन पर मार करने वाला नया वर्जन अपग्रेड कर लिया है, जिसके बाद अब ब्रह्मोस मिसाइल का ये नया वर्जन 800 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मनों के अड्डे को तबाह कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल के इस नए वर्जन से निश्चित ही वायुसेना की आसमान में ताकत बढ़ेगी। सुखोई 30 MK फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज्यादा घातक हो जाए। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई के साथ MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की पूरी संभावना है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत, मैं हूं अमित सिंह और हेडलाइंस के बाद अब वक्त हो चला है सुपर 30 का, जिसमें हम 30 सेकंड के भीतर आपको तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ कराते हैं। सुपर 30 में सबसे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी, तो वहीं बीजेपी सांसद 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर मेज थपथपाकर पीएम मोदी को बधाई देंगे। इधर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष बढ़ती बेरोजगारी, EPFO ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर बजट सत्र के दौरान बयान देंगे। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन युद्ध और ऑपरेशन गंगा को लेकर संसद में बयान देंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते बजट सत्र को 2 चरणों में चलाने का फैसला लिया गया था। इससे पहले बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 11 तक चला था। यूपी में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। रविवार को मुलाकातों का दौर चलता रहा, जो आज भी जारी रहेगा। आज योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और यूपी चुनाव के दौरान किए गए प्रचार के लिए धन्यवाद देंगे। वहीं इन मुलाकात के दौरान नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत की जाएगी।
यूपी में जीत के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ करीब 90 मिनट तक बैठक की। इस दौरान योगी ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। बैठक में मंत्रियों के नाम, नए चेहरों और घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की योजना पर मंथन किया गया। पीएम मोदी के साथ ही योगी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आरती और फूलों से योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी के अध्यक्ष बने रहने पर सहमति बनी। वहीं सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि अगर उनके नेतृत्व पर शक है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वहीं चुनावों में मिली हार को लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते में चिंतन शिविर होगा, जो छत्तीसगढ़ या राजस्थान में होगा। इस चिंतन शिविर में हार के साथ ही 2022 और 2023 की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने वाली है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसान संगठनों की ये दूसरी बैठक है, जिसमें किसान संगठनों से जुड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से किए गए आश्वासन पत्र की समीक्षा होगी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई कार्रवाई पर चर्चा होगी। वहीं एमएसपी, संयुक्त किसान मोर्चा का विधान और संगठन, शहीद स्मारक की योजना को लेकर बातचीत की जाएगी। भारत के लिए मोबाइल नेटवर्क पर बड़ी खबर आई है। दुनिया में अभी 5G पर काम चल रहा है, लेकिन भारत ने 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की जानकारी दी है। TC-SAT कार्यक्रम में वैष्णव ने जानकारी दी कि दुनिया के मुकाबले भारत 2G और 5G में काफी पीछे था। भारत 4G में दुनिया का पीछा कर रहा था, लेकिन 5G पर दुनिया के साथ चलना है और 6G पर दुनिया से आगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत को प्रतिभाओं का राष्ट्र कहलाने का कोई फायदा नहीं है। भगवंत मान को 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेना है। इससे पहले मान आज संसद के बजट सत्र के दौरान सांसद पद से इस्तीफा देंगे। वहीं रविवार को अमृतसर में मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को कई सालों के बाद एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। रोड शो से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे और आशीर्वाद लिया। 17 मार्च से पंजाब का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के दौरान सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आप को 92 सीटें मिली थी और भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार एसपी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के साथ ही पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छा लड़े और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने से चूक गई और पार्टी को 111 सीटें ही मिली। मध्य प्रदेश में काफी समय से शराबबंदी की मांग कर रही फायर ब्रांड नेता उमा भारती रविवार को प्रदर्शन करती दिखाई दी। भोपाल में उमा भारती शराब की दुकान में पत्थर लेकर जा पहुंची और पत्थर से दुकान में रखी शराब की बोतलों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं था, तो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। एमसीडी चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। इसी कड़ी में आज आप बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर एमसीडी चुनाव को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एमसीडी को पूरी तरह से कंगाल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव होने के बाद भी हिंसा जारी है। रविवार को कांग्रेस और टीएमसी के पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से टीएमसी के अनुपम दत्ता पार्षद चुने गए थे,
जब अनुपम अपने घर के बाहर घूम रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। वहीं झालदा इलाके में कांग्रेस के पार्षद तपन कुंडू की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा। जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। खालिद पर आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए के तहत बड़ी साजिश का मामला दर्ज है। खालिद पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 17 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बिहार के गया में एक युवक ने 2 महिलाओं का बेरहमी से मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने आरोपी को एक लड़की से कथित छेड़छाड़ का विरोध किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शनिवार को मृतक महिला की भतीजी से कथित छेड़छाड़ की थी। इसके बाद महिला ने आरोपी के घर जाकर हंगामा किया था। इसी दौरान आरोपी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। भोपाल में एटीएस ने आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों के पास से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्ध का बांग्लादेश निवासी होना पाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य बनकर जिहादी गतिविधियों में शामिल थे। इसके लिए वो रिमोट स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। भोपाल में एटीएस ने आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों के पास से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्ध का बांग्लादेश निवासी होना पाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य बनकर जिहादी गतिविधियों में शामिल थे। इसके लिए वो रिमोट स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 19 दिनों से युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई है कि 14-15 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल मिल सकते हैं। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसने 180 विदेशी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रविवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के एक और मेयर को किडनैप कर लिया है और मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर रूस एयर स्ट्राइक में 35 लोगों की मौत हो गई है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सैन्य अस्पताल पहुंचे और घायल सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने डॉक्टरों के साथ ही घायलों का हौसला बढ़ाया। ज़ेलेंस्की ने हर सैनिक के पास जाकर उनसे बात की और उनके साहस और समर्पण के लिए पद से सम्मानित भी किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से जरूरत और युद्ध के दौरान किए जा रहे विशेष उपायों के बारे में भी बात की। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 19वां दिन है। युद्ध के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने यूक्रेन से अपना दूतावास अस्थायी तौर पर हटा लिया है। भारतीय दूतावास को अब पोलैंड में शिफ्ट किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, देश के पश्चिमी हिस्सों में हमलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में इमरान सरकार में मंत्री गुलाम सरवर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो खुद के सुसाइड बॉम्बर बनने की बात कह रहे हैं। गुलाम सरवर ने कहा कि खुदकशी करना अपराध है, लेकिन वो आत्मघाती हमलावर बनना चाहते हैं। वो पाकिस्तान विरोधी और इस्लाम विरोधी तत्वों की सभा में जाना चाहते हैं और खुद को फूंकना चाहते हैं। मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है। बेंगलुरु में खेले जा रहे भारत श्रीलंका टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है
और भारत क्लीन स्वीप करने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। वहीं भारत ने अपनी दूसरी पारी 303 रनों पर घोषित की, जिसके बाद श्रीलंका को जीत के लिए 447 रनों का टारगेट मिला है। भारत की दूसरी पारी में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ने शानदार अर्धशतक लगाए। वहीं रोहित शर्मा अर्धशतक लगाने से चूक गए। भारत में कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों को अभी भी बायो बबल में रहना है। इसी बीच भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान 3 दर्शक मैदान पर आ गए। सुरक्षा घेरा तोड़कर तीनों दर्शक खिलाड़ियों के पास पहुंच गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश की, जिनमें से एक दर्शक ने विराट कोहली के साथ सेल्फी ली। विराट के साथ सेल्फी लेने पर वो काफी खुश हो गए। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान जारी है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने मैच में न्यूजीलैंड के सामने 270 रन का लक्ष्य रखा था। टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 128 रन पर ही ऑल आउट हो गई। एलिस पेरी, ताहिला मैकग्रा और एचल गार्डनर के हरफनमौला प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया की जीत आसान कर दी। बंगाली एक्ट्रेस रूपा दत्ता को कोलकाता पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वो पुस्तक मेले में ध्यान भटकाकर पर्स चोरी कर रही थी। उनके पास से 75,000 रुपए मिले हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला ने रूपा दत्ता को कचरे के डब्बे में बैग फेंकते हुए देख लिया था, जिसके बाद महिला ने पुलिस को जानकारी दी। रूपा दत्ता अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स लोगों को खासी पसंद आ रही है। पहले हरियाणा और गुजरात सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। अब 2 और राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने रविवार को फिल्म टैक्स फ्री कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने भी इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर सीएम ठाकरे को खत लिखा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को जहां एक तरफ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वहीं कलेक्शन के मामले में भी वो काफी आगे निकल गई है। जयपुर में फिल्म देखने के बाद फिल्म देखने आए लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर आधारित फिल्म है।